मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज के खास प्रोग्राम में हम बात इसी पर करेंगे कि फसलों को लेकर एज ऑफ नाउ क्या स्थिति है, क्योंकि जिस तरह की बारिश हमने भारत के कई राज्यों में स्पेशली गुजरात में होते हुए देखी, महाराष्ट्र में जो हालात हैं उसका काफी इम्पैक्ट यहां पर खड़ी फसल पे है। आने वाले 2-3 हफ्ते में नई फसल खरीफ की आनी शुरू हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से इंपोर्ट्स भी हैं। बाजार मानता है कि सरकार की तरफ से भी जो रिस्ट्रिक्शंस काफी सारी कमोडिटीज में लगी हुई हैं वो शायद हटती हुई नजर आएंगी। सामने फेस्टिवल सीजन भी है, तो जहां तक खाने पीने की चीजें, खेती बाड़ी और किसान की बात है, काफी कुछ इस सिचुएशन में चल रहा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन पाशा पटेल, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी और कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कॉटन से शुरुआत कर लेते हैं। अतुल जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, ये जिस तरह की बारिश हमने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और निचले कई राज्यों में होते हुए देखी है, एज ऑफ नाउ फसल के क्या हालात हैं? जितनी बुआई हुई थी जो थोड़ी सी कम ही थी, और उसके बाद जिस तरह का डैमेज यहाँ पर बात किया जा रहा है, किस तरह की फसल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, नमस्ते मनीषा जी। देखिए, जो मई जून और में जो सोइंग हुआ था उसको काफी नुकसान हुआ है। और आपने जैसे कहा कि जो गुजरात आंध्र प्रदेश है, जहां एक दिन में 20-20 इंच बारिश हुआ, वहां पे बहुत नुकसान है। जो फसल 4 से 5 फुट जिसके प्लांट हो गए थे, फूल आने लग गए थे, उसको ज्यादा नुकसान है। तो और दूसरा कि सीजन भी 30 to 45 डेज लेट हो जाएगा ये बारिश की वजह से। अब देखना ये है कि जो डैमेज होना था वो हो गया। अब बारिश रुकना चाहिए। अगर ये बारिश जो फोरकास्ट है वो बताती है कि बारिश अप टू पूरा सितंबर महीना रहेगा और नवरात्रि जो दशहरा तब तक बारिश कंटिन्यू रहेगा, ऐसा आईएमडी का फोरकास्ट है। और वो फोरकास्ट अगर सही हुआ तो आगे काफी लॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा है मनीषा जी। और दूसरा आपने बोला जो सोइंग है, सोइंग लास्ट ईयर 127 लाख हेक्टर में हुआ था, और अभी कल ही जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का रिपोर्ट आया है वो बताता है 112.50 लाख हेक्टर में सोइंग हुआ है। तो अभी सितंबर महीना आ गया, अब कॉटन का कोई सोइंग होना नहीं है। तो ऑलमोस्ट हम समझते हैं मैक्सिमम 113 लाख हेक्टर तक जाएगा, तो ये 14 लाख हेक्टर का सोइंग कम है। तो बारिश को देखते, डैमेज को देखते, हम अगर ये भी मान लें कि लास्ट ईयर जो यील्ड आया था वही यील्ड आएगा, तो जो एरिया कम हुआ है फॉर 14 लाख हेक्टर, उतना क्रॉप प्रोडक्शन आगे ऐसा दिख रहा है कि कम हो जाएगा। जी मनीषा जी। अतुल जी, काफी सारी खबरें ऐसी भी हैं कि जो भारतीय किसान हैं वो 8500 का रेट यहाँ पर कपास के लिए डिमांड कर रहे हैं, जिस तरह का नुकसान उनको हुआ है। किस तरह की बातचीत फिलहाल यहाँ पर सरकार के साथ है इसके ऊपर? जी, सही है मनीषा जी। प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में 60 लाख फार्मर्स कॉटन की, कपास की खेती करते हैं। उसमें 30 से 40 लाख फार्मर है वो सोशल मीडिया से अभी जुड़ गए हैं, चाहे वो फेसबुक होवे या व्हाट्सएप होवे। तो ये जो सारे ग्रुप बने हैं, तो कल मैं एक ग्रुप का मैसेज देख रहा था, उसमें फार्मर को स्ट्रेट मैसेज दिया था कि गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कॉटन का 20-20 लाख हेक्टर में क्रॉप वॉश आउट हो गया है। वो देखते हुए फार्मर को 8,500 10,000 रुपये का भाव एम करना चाहिए, कपास नहीं बेचना चाहिए। तो जो ये मैसेज आते हैं, तो वो मैसेज फार्मर्स को कपास बेचने को रोकते हैं, जो हमारे को इंडस्ट्री को बहुत टफ होता है। 2 साल पहले हमने देखा था कि फार्मर ने अक्टूबर से लेके मार्च तक कपास ही नहीं बेचा था, और हमारे जो बेसिस थे वो 2025 सीजन की शुरुआत में हो गए थे। तो आप सही बोलते हैं, ये जो सोशल मीडिया है वो गलत मैसेज भेजते हैं और फार्मर को मिसगाइड भी करते हैं। तो उसके लिए हमारे को इंडस्ट्री को बहुत सफर करना पड़ता है मनीषा जी। अतुल जी, अगर फसल इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में कम है, तो किस तरह के एक्सपोर्ट नंबर्स फिर बनते हुए नजर आएंगे, और भारत को कितना इंपोर्ट और कहां से और किस लेवल पे करना पड़ सकता है? जी, देखिए, अगर क्रॉप कम रहा तो इंपोर्ट पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट तो क्या है मनीषा जी, जो हमारा इस साल करीब करीब 27-28 लाख बेल्स का एक्सपोर्ट हुआ है, उसमें 80% हमारा एक्सपोर्ट बांग्लादेश को हुआ है।
और बांग्लादेश है वो हमारे इंडियन कॉटन रेट हायर है, फिर भी एक्सपोर्ट हमारा बांग्लादेश जाता है, क्योंकि उनका जो परचेस किया हुआ है ब्राजील ऑस्ट्रेलिया, वहां से जो परचेस किया हुआ है वो माल नहीं आता है, तो वो इंडिया से कोई भी भाव है तो माल ले लेते हैं। हम्म। अब रही बात इंपोर्ट की, इंपोर्ट का कैसा है मनीषा जी, हर एक मिल इंपोर्ट नहीं यूज कर सकती है। जो कुछ गिनी चुनी बड़ी मिल है जिनके पास एलसी ओपन करने की फैसिलिटी है, उनको वो चलाना आता है। हर एक मिल इंपोर्ट नहीं चला सकती है, क्योंकि उनको दे आर नॉट यूज टू, वो इंडियन कॉटन से फेमिलियर है, इंपोर्ट कॉटन से फेमिलियर नहीं है। दूसरा क्या है, अगर हम 11% जो ये ड्यूटी लगी हुई है ना, ये बड़ी उसके कह सकते हैं कि जो प्रति कैंडी 6,000 रुपया तो हमारे को इंपोर्ट की ड्यूटी भरनी है 11% के हिसाब से। तो हम ये जो वर्ल्ड में कॉटन सस्ता है उसका फायदा इंडियन मिल्स को नहीं मिलता है, क्योंकि 6,000 रुपया ड्यूटी भर के आज ब्राजील कॉटन 59,000 60,000 का कॉस्ट हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन कॉटन ड्यूटी भर के इंपोर्ट करेंगे तो 63,000 हो रहा है। वो हिसाब से इंडियन कॉटन आज 59,500 से 60,500 का है, तो एट पार है। तो मिल सोचेगी कि हम इंपोर्ट ड्यूटी भर के क्यों इंपोर्टेड कॉटन लेवे, पहले एडवांस पैसा देवे, माल क्या आएगा कब आएगा कुछ मालूम नहीं है, डिस्प्यूट होंगे। तो अगर इंडियन कॉटन बहुत ज्यादा तो इंपोर्ट ज्यादा होगा, ओके। नहीं तो मिल्स विल वेट एंड वॉच, एक महीना देखेंगे क्रॉप कंडीशन कैसी आ रही है, सीसीआई एमएसपी पे कैसे परचेस कर रही है, जी। वो सब देख के। और नॉर्थ मिल्स जो है उनको कॉटन भी थोड़ा 1,000-2,000 रुपया सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया से वहां का क्रॉप सस्ता मिलता है। एब्सोल्युटली। तो इंपोर्ट का न्यू जो है कितना होगा वो अभी कहना मुश्किल है। मिल्स आर वेट एंड वॉच कंडीशन पे है मनीषा जी। एब्सोल्युटली। अतुल जी, एक फाइनल सवाल और ये प्राइसेस पे है, तो कैसे देखते हैं आप फिर कॉटन के प्राइसेस आगे जाते हुए? और महाराष्ट्र में ऑफ कोर्स जो कि एक और कॉटन की बड़ी राज्य है, यहाँ पर जिस तरह से इलेक्शन का फीवर अब यहाँ पर शुरू होने लगेगा, क्या उसका भी कुछ इम्पैक्ट देखते हैं पॉलिसीज पे आता हुआ, और प्राइसेस आपको क्या लगते हैं? ऐसा लग रहा है मनीषा जी कि महाराष्ट्र में इलेक्शन है, हरियाणा में इलेक्शन है, तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो फार्मर को हैप्पी करने के लिए कुछ बोनस वगैरह देती है, ऐसा 2-3 दिन से समाचार आ रहे हैं। ओके। मगर वो जब तक हमारे समाचार कंफर्म नहीं हुए तब तक कुछ बोल नहीं सकते हैं कि कितना बोनस मिलेगा क्या मिलेगा। मगर एक दिख रहा है कि अगर इलेक्शन महाराष्ट्र में नवंबर एंड में है तो नवंबर में कॉटन की अराइवल महाराष्ट्र में नहीं होगी, फार्मर्स वेट एंड वॉच में रहेगा हम्म। और एक्सपेक्ट करेगा कि गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और जो ये बारिश लॉस ये समाचार आ रहे हैं वो गवर्नमेंट को भी मालूम है कि फार्मर को लॉस हो रहा है। जी। तो दोनों तरफ से कुछ बोल नहीं सकते। हमारे पासाभाई पटेल है हमारे साथ, वो अपने को जी हाँ। ज्यादा ज्यादा बता सकते हैं कि क्या देने वाले हैं गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली। पाशा पटेल जी से ही बात कर लेते हैं। पाशा पटेल जी, सब नजरें आपकी तरफ हैं, और जब एग्रीकल्चर की बात आती है स्पेशली भारतीय बाजारों में, तो चाहे वो चीनी है, कॉटन है, काफी हद तक सोयाबीन है, काफी सारी फसलें हैं, सभी के ध्यान में ये है कि महाराष्ट्र अगर नवंबर में इलेक्शंस में जा रहा है तो सितंबर अक्टूबर के महीनों में यहाँ पर कुछ तो मिल सकता है। जैसे बोनस की बात यहाँ पर अतुल जी ने की, तो क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है किसानों के लिहाज से यहाँ पर? देखिए मैडम, इलेक्शन बोल के सरकार नहीं करेगी, लेकिन इलेक्शन के पहले जो लोकसभा के चुनाव के पहले ही महाराष्ट्र की सरकार ने हेक्टर को 5,000 रुपये देने का घोषणा किया है, वो कपास और सोयाबीन किसानों को। लेकिन इससे भी बढ़ के कुछ और मिलना चाहिए, इसलिए हमारे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब, अजित दादा पवार साहब, तीनों ने माननीय पंतप्रधान जी को और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को और पीयूष गोयल जी को और जोशी जी को, इन सारों को आगाह किया है कि महाराष्ट्र के किसानों को सिर्फ ये 1 हेक्टर को 5,000 रुपये दे के किसान बच नहीं सकेगा। इसको अगर सही मायने में अगर बचाना है तो कुछ और करना चाहिए। खरीदी करना सरकार, ये बात अलग है, और बाजार में रेट रहना अलग बात है। गुजराती में एक कहावत है, राजा व्यापारी तो प्रजा भिकारी।
राजा ने व्यापार करना नहीं चाहिए, राजा ने नीतियां बनानी चाहिए। इसलिए राजा ने सरकार ने खरीदी करने के बजाय सरकार नीतियां इसी बनाए कि बाजार में किसान कहीं भी गया तो उसके उचित मूल्य उसको मिलना चाहिए। इसलिए हमने अब महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से भारत सरकार को हमने कुछ मांगा है। हमने ये मांगा है कि अगर सोयाबीन का और ऑयलसीड का किसान इस देश का अगर बचना है तो अटल जी के जमाने में क्रूड पाम ऑयल को ड्यूटी थी 70%, रिफाइंड पाम ऑयल को ड्यूटी थी 92.40। हम्म। अब 5.5% क्रूड को हो गई है और 13% रिफाइंड को हो गई है। जी। हमारी ऐसी अपेक्षा है कि ये ड्यूटी बढ़नी चाहिए। ये अगर ड्यूटी बढ़ेगी तो मेरा कहना ऐसा है कि 1,30,000 करोड़ रुपए का हम वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और 35% अगर ड्यूटी लगेगी तो 45,000 करोड़ रुपए भारत सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी मिलेगी। 45,000 करोड़ अगर भारत सरकार को अगर ड्यूटी मिलती है तो गरीबों को तेल के रेट बढ़ने से उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए गरीब को तो उसकी आमदनी तो बहुत कम है, इसलिए 10,000 करोड़ का तेल राशन पे 2-2 किलो गरीबों को मुफ्त बांटना चाहिए। 35,000 करोड़ रुपए भारत सरकार की तिजोरी में आएंगे और किसानों को 6 से 7,000 रुपए के आसपास रेट मिलेगा। जी। तो मुझे लगता है कि ऑयलसीड का किसान अगर बचना है तो इससे ये फायदा होगा। और सिर्फ ऑयलसीड वाला नहीं बचेगा कि इसमें कपास से भी सरकी निकलती है, वो भी एक ऑयलसीड का एक ये भाग है। इसलिए सारे क्रॉप को अगर इंसाफ अगर मिलना है सही तरीके से तो ये होना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन हमारी ओर से। हालांकि मैं एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का चेयरमैन हूँ, मुझे सरकार ने बिठाया ही इसलिए है कि रास्ता बताए, सही रास्ता बताए किसानों की स्टडी करके। तो मुझे जिस विश्वास से इस कुर्सी पे बिठाए है उस विश्वास पे मैंने ये बात कही है। दूसरी बात देखिए मनीषा जी, दूध के रेट भी ना, हमारे पास दूध का भी प्रॉब्लम है। 3 लाख टन दूध की पाउडर हमारे देश में पड़ी हुई है, इसलिए डेयरी वाले दूध नहीं खरीदी कर रहे। तो अगर समझो ये 3 लाख टन दूध पाउडर अगर कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव देके अगर दुनिया भर में अगर बेची जाएगी तो बाजार में 35 रुपए दूध को भी रेट मिल सकता है। उसी हिसाब से प्याज का जो हिसाब है ना मैडम, प्याज के लिए भी हमने बोला है कि $540 ये है एक्सपोर्ट ये क्या बोलते हैं अपना निर्यात मूल्य। तो हमने ऐसा बोला है कि भाई, और उसके ऊपर 40% फिर ड्यूटी है, यानी $6,500 डॉलर पर टन रेट एक्सपोर्ट का हो रहा है और बाजार में तो 2,700-3,000 रुपए में प्याज मिल रही है। तो इतना बड़ा गैप ये ठीक नहीं है। इसलिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो है ना उसको हम जो ये है इंपोर्ट ड्यूटी जो हमने बढ़ा के रखी है ना उसको अगर थोड़ा कम करेंगे तो मुझे लगता है प्याज का किसान भी सुखी होगा। कपास के बारे में तो हमको बहुत सोचना चाहिए और वो सोचने के लिए गनात्रा जी जैसा आदमी है ना, गनात्रा जी ने मुझे तो जितने भी कपास के लोग हैं ना उन कपास के लोगों में एक गनात्रा जी भी अच्छे लगते हैं। वो सामने है बोल के नहीं बोल रहा हूं मैं, उनकी हमेशा ये सोच रही है कि किसान को 2 पैसे ज्यादा कैसे मिलेंगे, ये सोचने वाला वो शख्स है। इसलिए मेरी उनकी दोस्ती ने तो, मैं तो किसान हूँ और वो तो व्यापारी है, सही तो उनका मेरा झगड़ा होना चाहिए लेकिन हमारा उनका झगड़ा नहीं होता। क्यों झगड़ा नहीं होता? अगर किसान उगाएगा तो ये खाएंगे ना, किसान अगर नहीं उगाएगा एब्सोल्युटली, वो पूरे ट्रेड को एक्चुअली पाशा जी समझना होगा कि किसान से शुरुआत होती है और ऑफ कोर्स फिर ट्रेड और फिर कंज्यूमर वहां पे आता है। ऑफ कोर्स पाशा जी, आपने यहाँ पर कॉटन की, सोयाबीन की, प्याज की, मिल्क की, सबकी बातें करी हैं और वो जो चश्मा आपने बैम्बू का पहना है, तो बैम्बू पे भी कुछ आ रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र में? बिल्कुल 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 मैडम, देखिए बांस से ना, बांस की एक बात सुनिए कि अभी वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम के माध्यम से 18 सितंबर को वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम के 17 देश के प्रतिनिधि आके मुंबई में हमारे महाराष्ट्र के सीएम का सत्कार कर रहे हैं। दुनिया में पहली ऐसी घटना है कि एक स्टेट के मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए दुनिया के सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 21 लाख हेक्टर बांस लगाने का प्लान किया है और वो 1 हेक्टर लगाने वाले को 7 लाख रुपए दिए हैं। और दूसरी बात, ग्रीन महाराष्ट्र का उन्होंने ये किया है, आदेश निकाला है, कानून बनाया है
और तीसरी सबसे बात, सबसे बड़ा दुनिया का स्टेट होगा महाराष्ट्र, जो बांस इंडस्ट्री की पॉलिसी हमने बनाई है। और देखिए, थर्मल में भी ना कोयले के बजाय बांस का इस्तेमाल करने का भी निर्णय महाराष्ट्र की सरकार ने लिया है। जी। इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए दुनिया की मानव जात बचाने के लिए अब हमको 20%, अब जितना फॉरेस्ट है उससे 20% अगर बढ़ाएंगे तो ही हम जीवित रहेंगे। और वो कदम उठाने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। इसलिए सर्टिफिकेट क्या मिला है मैडम हमको? हमको सर्टिफिकेट ये मिला है कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम हमारा सत्कार कर रही है, और महाराष्ट्र के सीएम ने चीफ मिनिस्टर एनवायरमेंट सस्टेनेबल टास्क फोर्स बनाया है। लेकिन उसका ये करने के लिए, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए मुझे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है चीफ मिनिस्टर एनवायरमेंट सस्टेनेबल का। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं कि मानव जात बचाने की जो मुहिम महाराष्ट्र से शुरू है उसका मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूं। और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का अभिनंदन करना चाहता हूं कि मेरे जैसे एक नाचिस बंदे को दुनिया बचाने का एक जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैडम, आपको भी न्योता देता हूं कि दुनिया के लोगों को बताइए 18 सितंबर को मुंबई में क्या होने वाला है। जी, एब्सोल्युटली पाशा भाई, प्रोग्राम में शरीक होंगी, ऐसा मुझे आपको रिक्वेस्ट करना है। बहुत शुक्रिया पाशा भाई उस न्योते के लिए भी। एंड एब्सोल्युटली महाराष्ट्र एज ऑफ नाउ यहाँ पर खबर में भी है, इलेक्शंस की वजह से भी, और जिस तरह से यहाँ पर काफी हद तक एग्रीकल्चर में बहुत सारी मूवमेंट भी देखने को मिली है। लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, वापस लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर डालेंगे चीनी की तरफ। बात हम यहाँ पर खेती बाड़ी की कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की, और ऑफ कोर्स महाराष्ट्र सेंट्रिक तो यहाँ पर बातचीत है ही। प्रफुल्ल वितलानी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जहाँ तक चीनी की बात है, काफ़ी सारी खबरें अब आसपास हैं कि एक्सपोर्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या दिसंबर के बाद एक कॉल ली जाएगी। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र की एज ऑफ नाउ बात है, और क्योंकि हम बात कर रहे थे कि पूरा मौसम काफ़ी गरमाया हुआ है, इलेक्शंस को लेकर एक्सपेक्टेशन है कि किसानों को, सभी सेक्टर्स को कुछ ना कुछ यहाँ पर दिया जाएगा। शुगर इंडस्ट्री अपने आप को कैसे पाती है इस तरह के माहौल में? देखिए, ऐसा है कि पासा पटेल जी और उनका भी मैंने सुना, चीनी में शुगर केन के दाम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में दिए जाते हैं। तो कोई फार्मर्स के लिए पैकेज आए या कोई हेल्प आएगी, ऐसी शुगर केन में कोई दिखता नहीं है, पहली बात तो। और जरूरी भी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी प्राइस अभी जो है वो एफआरपी दी जा रही है जी। और जहां तक ये महाराष्ट्र का प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर परिस्थिति के देखते हैं, तो अभी आज की तारीख में 108 से लेके 120 लाख टन का एक रेंज मिल रहा है प्रोडक्शन का। आहिस्ता जो है अपनी शुगर की प्रोडक्शन की अपेक्षा जो है वो जनवरी में ही अवलोकन करती है। एक जो ये लास्ट 2023-24 में 55 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक था, 343 लाख टन का सुक्रोज की अवेलेबिलिटी थी, जिसमें से 20 इथेनॉल में डाइवर्जन हुआ है और 323 का शुगर का प्रोडक्शन हुआ है। अब शुगर पे ही लेते हैं तो 378 लाख टन की हमारे पास उपलब्धि थी, जिसमें से 300 लाख टन जो है वो कंजप्शन है, इंक्लूडिंग नेबर रिलेशंस और जो भी समझो, और 78 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, ये हमें उम्मीद है। जहां तक 2024-25 की प्रोडक्शन की जो है, ये अभी जो रेंज आ रही है, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इन सितंबर फॉर दी शुगर, तो वो रेंज आ रही है सुक्रोज को मिला के, जो टोटल सुक्रोज जो अवेलेबिलिटी है वो करीबन 348 से 378 की ये उम्मीद है। जो शुगर का प्रोडक्शन 320-350, पर इथेनॉल का 50 लाख टन यानी 5 मिलियन टन का डाइवर्जन हमें कंफर्म लग रहा है कि 78 में से जो हमें 18 लाख टन जो ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, और दूसरा जो प्रोडक्शन ज्यादा होने जाएगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। पर गवर्नमेंट ने जो ये पार एक्सपोर्ट की परमिशन न दी और ये 18 लाख टन इन्वेंटरी रहने दी, तो उस हिसाब से बहुत गवर्नमेंट का मोटो दिख रहा है कि वो इथेनॉल 4 से 5 मिलियन टन डाइवर्जन देगी, डिपेंडिंग ऑन दी प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन शुगर का जो, ये सुक्रोज का जो है, नीचे में 320-350 आप जो भी पकड़ो, तो 320 से 350 सुक्रोज के हिसाब से 398-428 की अवेलेबिलिटी होती है। अगर ये ऊपर के नंबर जो है 340-350 के,
वो अगर सही गिरते हैं जी तो कुछ एक्सपोर्ट के लिए दरवाजा खुलेगा। एब्सोल्युटली। लेकिन ये बताइए कि जब हम चीनी को देखते हैं प्रफुल्ल जी, तो हमेशा महाराष्ट्र को देखते हैं और हमेशा बोला जाता है कि एक पॉलिटिकल कमोडिटी है, शायद अब इतने मायनों में नहीं है क्योंकि काफ़ी तरफ से इसको रिस्ट्रिक्शंस है या इन कंट्रोल है जिस तरह से ये। आपको लगता है महाराष्ट्र में कुछ भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा शुगर एज एन इंडस्ट्री को? नहीं, नहीं। हमें 110 लाख टन का प्रोडक्शन था हम्म, और आगे भी प्रोडक्शन जो है वो 108 से लेके 115 की रेंज आ रही है जी अगले सीजन के लिए। और ये ऐसा हो गया है कि जो शुगर मिलर्स है जी कोऑपरेटिव के, वो भी पॉलिटिक्स में भी है, मिनिस्टर्स भी है और जी। ये किसान जागरूक हो गया है। हम्म तो किसान जागरूक होने से बाजू में कौन सी फैक्ट्री ने क्या रेट दिया है, हम्म वो रेट ऑलरेडी पता चल जाता है और हम्म उनकी एक इलेक्शन में जीत के आने के लिए कि फार्मर्स को अच्छा रेट देवे, तो ये फार्मर्स मेरे वोटर्स है, उनसे मेरे को मिलेगा, तो जी फार्मर्स की हमें कोई चिंता नहीं है। ओके। और जहाँ तक शुगर प्रोडक्शन है, हम्म काफ़ी चीज़ों पे यील्ड, रिकवरी, जो बारिश है, बारिश की वजह से आज तक कहीं पे भी कोई लॉस नहीं हुई है। जो इंटरवल बारिश रहती है, एक साथ में नहीं गिरने की, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा है और बारिश में गन्ना अगर नीचे गिरता है, तो ही लगता है कि गन्ने की लॉस होगी। पर ऐसे कोई फ्लडिंग नहीं हुई है कि जिससे गन्ना नीचे गिर जाए। तो आप देखिए यूपी में 104 लाख टन का प्रोडक्शन था 23-24 में। अब जो रेंज आ रही है वो 100 से 112 की आ रही है। हम्म महाराष्ट्र में 110 था, तो 105 से 120 की आ रही है। ओके। कर्नाटक में 52 का था, तो उसकी रेंज आ रही है करीबन 52 से लेके 60 की। तो ये टोटल शुगर प्रोडक्शन जो है 295 से 320 हम्म और इथेनॉल का जो है वो आप समझ लीजिए कि करीबन 30 से 50 जैसा प्रोडक्शन रहेगा वैसा हो रहा है उस समय। ओके। प्रफुल्ल विटलानी जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारे नंबर्स भी डिटेल में शेयर करने के लिए आहिस्ता की तरफ से। और जैसे आपने कहा, किसान जागरूक है महाराष्ट्र में, स्पेशली यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पर विद इन द सिस्टम है ही, तो उसका एक हेल्प वहाँ पर एज एन इंडस्ट्री को यहाँ पर देखने को मिला भी है। बहुत शुक्रिया आपका साथ में समय निकालने के लिए और इसी के साथ फिलहाल इतना ही समय है इस कार्यक्रम में। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।